हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद विच एन इंस्ट्रूमेंट measures the attributes it is supposed to be measuring is called. Option A reliability, option B validity, option C hypothesis, option D accuracy, and the correct answer is option A reliability. चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हैं, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। रिसर्च में से इसमें से दो एमसीक्यू डायरेक्ट बनते हैं, एक बनता है आपका रिलायबिलिटी पे और एक बनता है वैलिडिटी के ऊपर। डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि कोई कंसिस्टेंटली कोई इंस्ट्रूमेंट है वो जिस चीज़ के लिए बना है और कंसिस्टेंटली जो रिजल्ट दे रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम रिलायबिलिटी। इसमें से दो एमसीक्यू क्या बनते हैं, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम बीपी मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और इससे हम किसी का बीपी मेज़र करते हैं। तो इसमें से हम दो चीज़ें कैसे देखते हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को। रिलायबिलिटी का मतलब होता है, मान लीजिए किसी पेशेंट का बीपी है 120/80 हमें पता है, मॉनिटर में हमने चेक किया। अब हम बीपी इंस्ट्रूमेंट से उसका बीपी चेक कर रहे हैं। हमने फर्स्ट टाइम उसका बीपी चेक किया तो 120/80 आया, सेकेंड टाइम किया 120/80 आया, यानी कि इतना एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। थर्ड टाइम हमने चेक किया 120/80 आया। तो इस कंसिस्टेंसी को हम क्या बोलेंगे, या मान लीजिए जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली वो सेम रिजल्ट दे रहा है, यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं रिलायबिलिटी। यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट जिस काम के लिए बना है और वो जब हम बार बार उसको असेस करते हैं तो सेम रिजल्ट वो देता है, उसकी फाइंडिंग गलत नहीं होती, वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं रिलायबिलिटी। यही क्वेश्चन में पूछा गया कि डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, कितना वो कंसिस्टेंट है कोई इंस्ट्रूमेंट जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, उसको करने में कितना कंसिस्टेंट है। तो डायरेक्ट आपको इस वर्ड पे फोकस करना है। डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी अगर वर्ड आता है तो वो रिलायबिलिटी के लिए यूज होता है। डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट बार बार अगर हम उससे रिजल्ट ले रहे हैं तो कितना एक्यूरेटली वो रिजल्ट दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने पहली बार रिजल्ट लिया 120/80 आ गया, नेक्स्ट टाइम 60/20 आ गया, अगर नेक्स्ट टाइम लिया 140/70, इसका मतलब है कि वो रिलायबल नहीं है, हमें रिलायबल नहीं है वो भी इंस्ट्रूमेंट। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कितना एक्यूरेसी, कितना हम भरोसा कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पे, कितनी रिलायबिलिटी है उसकी। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट रिसर्च में से ये आता है डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी पे, ये क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम में आ गया। और दूसरा क्वेश्चन आता है वैलिडिटी के ऊपर। अब वैलिडिटी के लिए कौन सा जो आपका लैंग्वेज यूज होगा वैलिडिटी के लिए यूज होगा कि द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी के बाद में उसमें पूछेगा कि मीजर्स, कोई इंस्ट्रूमेंट है वो मीजर्स एग्जैक्टली व्हाट इंटेंटेड टू मीजर, ऐसे कुछ ऐसी लैंग्वेज आएगी। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि हमने दो लेवल पे बात करी है कि एक बीपी इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो करेक्ट रीडिंग दे रहा है, बार बार सेम रीडिंग दे रहा है, यानी एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। अब बीपी इंस्ट्रूमेंट और वैलिडिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हमने, किसी इंस्ट्रूमेंट को हमने बनाया है। जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट को हमने क्यों बनाया, बीपी मेजर करने के लिए। हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किस में लेते हैं, बीपी मेजरमेंट के लिए। तो वैलिडिटी का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है और वो इंस्ट्रूमेंट वही काम परफॉर्म कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया, तो उसको बोल देते हैं वैलिडिटी। जैसे कि बीपी इंस्ट्रूमेंट है तो इससे हम बीपी ले पाएंगे, यानी कि रेस्पिरेशन का स्टेटस हम इससे चेक नहीं कर पाएंगे, ना टेम्परेचर का। यानी कि वैलिडिटी का बेसिक मीनिंग इतना ही है कि किसी इंस्ट्रूमेंट को जो बनाया गया है रिसर्च के अंदर, तो वो काम वो अच्छी तरीके से कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसी काम को, जिस काम के लिए उसको बनाया गया उसी काम को वो परफॉर्म कर रहा है, उसको बोल देते हैं वैलिडिटी। तो उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की आएगी कि द इंस्ट्रूमेंट मेजर एग्जैक्टली व्हाट इट इंटेंटेड टू मेजर, यानी कि इसको बनाया जिस चीज़ के लिए गया उसी चीज़ के लिए, उसी चीज़ को ये परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोल देते हैं वैलिडिटी। ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट लैंग्वेज में से आते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन इसकी जो क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन से आता है। डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपका रिलायबिलिटी होगा। और इस तरीके से अगर लैंग्वेज आती है कि व्हाट इंटेंडेड टू मेजर, एग्जैक्टली जो मेजर कर रहा है, तो वो होगा आपका वैलिडिटी। और थर्ड है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आता है, टू वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हाइपोथेसिस हम बोलते हैं। और एक्यूरेसी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसमें ऑप्शन में डाला गया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, रिलायबिलिटी आता है तो उसमें डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी वर्ड यूज होगा और सपोज टू मीजरिंग वाला होगा। और वैलिडिटी आता है तो उसके अंदर इंटेंटेड टू मेजर, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसी चीज़ को वो मेजर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसको हम बोल देते हैं वैलिडिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अनकॉन्शियसली
of feelings, fears, and emotions by a patient towards the healthcare provider and counselor in the current counseling relationship is called option A transference, option B counter transference, option C repression, option D suppression, and the correct answer is ऑप्शन ए ट्रांसफरेंस। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करें। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो आपका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में से है। अलग अलग 14 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं और हर बार पेपर में एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में से मैक्सिमम चांस होता है कि आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है। और ये क्वेश्चन पहले प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियसली एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन था कि अनकॉन्शियसली, यानी कि जो भी चीज़ हो रही है इसमें अनकॉन्शियसली हो रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रीडायरेक्टिंग ऑफ फीलिंग्स, फियर्स एंड इमोशन बाय ए पेशेंट, यानी कि किसी पेशेंट के द्वारा किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है, कोई पेशेंट अपना फियर बता रहा है, अपना इमोशन शेयर कर रहा है, तो ये किस टाइप का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है? तो ये होता है ट्रांसफेरेंस। चलिए इसको हम वन बाय वन समझते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है, वो काफ़ी दिन से वार्ड में एडमिट है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो उसको केयर प्रोवाइड कर रहा है। इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन हो गया है, काफ़ी अच्छा इनका IPR मेंटेन हो गया है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन हो गया है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से जानने लगे हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 मंथ से एडमिट है, तो एक अच्छी बॉन्डिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट के बीच में हो गई है। तो इस बॉन्डिंग के दौरान, इस एडमिशन के दौरान, इस ड्यूरेशन के दौरान पेशेंट बहुत सारी अपनी ट्रीटमेंट के अलावा बहुत सारी जो अपनी फीलिंग होती है, फियर होते हैं, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताता है कि उसके पास्ट में ऐसा हुआ है, उसको कुछ इस तरीके से इमोशंस है, इसका पास्ट इस तरीके से रहा है, अपनी फीलिंग्स वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को शेयर करता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? अगर पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को शेयर कर रहा है, अनकॉन्शियसली बताता है वो, क्योंकि वो उसको अपना इमोशंस या फियर जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को शेयर करना होता है, क्योंकि एक अच्छे रिलेशनशिप में वो काफ़ी दिन से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। यही क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि अनकॉन्शियसली रीडायरेक्टर ऑफ फीलिंग, फियर्स एंड इमोशंस। एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे पेशेंट के द्वारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ये सब चीज़ें ट्रांसफर करी जा रही है, यानी कि कहाँ पे? करंट काउंसलिंग रिलेशनशिप में, यानी कि जब हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर या फिर कोई काउंसलिंग थेरेपी चल रही है पेशेंट की और बार बार हेल्थ केयर प्रोवाइडर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो पेशेंट का एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है और पेशेंट अपनी सारी फियर, इमोशंस अनकॉन्शियसली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताने लगता है। इसी को हम बोल देते हैं ट्रांसफेरेंस। अब जो क्वेश्चन आया था वो इस पे आया था, काउंटर ट्रांसफेरेंस पे। इसमें क्या होता है? मान लीजिए कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है और पेशेंट है, सेम एग्जाम्पल है, और 1 महीने से या तो काउंसलिंग हो रही है पेशेंट की या फिर वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। अब क्या होगा? पेशेंट के और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे को अपना फियर, इमोशंस, अपना सुख दुख जो भी सारा शेयर करते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को शेयर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। इस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। आप इस एरो से समझ सकते हैं, अगर पेशेंट अनकॉन्शियसली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपने इमोशन शेयर करा तो उसको बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। अब इसी का अपोजिट हो जाए काउंटर ट्रांसपेरेंट, यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से का भी अच्छा बॉन्डिंग बन जाए पेशेंट से, और वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर पेशेंट को अपने इमोशंस, मान लीजिए दोनों का पास्ट एक हो, दोनों का फियर एक हो, दोनों के साथ एक सेम इंसिडेंट, कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंस हो, तो अब जैसे पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को शेयर करेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपना पास्ट याद आ जाता है, अनकॉन्शियसली वो भी पेशेंट को क्या अपनी सारी चीज़ें शेयर करने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं? काउंटर ट्रांसफेरेंस। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूनिक है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियसली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अगर अपने इमोशन शेयर कर रहा तो वो है ट्रांसफेरेंस, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर या नर्सिंग ऑफिसर या नर्स या डॉक्टर या जो भी है वो अपने इमोशंस पेशेंट को शेयर कर रहा है क्योंकि एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, तो उसको बोल देते हैं हम काउंटर ट्रांसफेरेंस। तो ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रेशन। एक क्वेश्चन के अंदर हम 4 MCQ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन का क्या मतलब होता है? जैसे ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस में सिर्फ एक डिफरेंस था कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू पेशेंट और पेशेंट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। वैसे रिप्रेशन और सप्रेशन में सिर्फ एक वर्ड का अंतर होता है, वो होता है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए एक पर्सन है और इसकी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंस हुआ है, कोई ट्रॉमा या कोई ट्रॉमा, उसके स्ट्रेस था उसकी लाइफ में। अगर उस स्ट्रेस को वो पेशेंट कॉन्शियसली अपने अनकॉन्शियस माइंड में रिडायरेक्ट कर देता है, यानी कि कोई, इसको सीधा सा मतलब समझिए कि कोई पर्सन है अपने दिमाग से कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स को जानबूझ के कॉन्शियसली
फॉरगेट करने की कोशिश कर रहा है, भुलाने की कोशिश कर रहा है, तो इस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? सप्रेशन। एक तरीके से वो सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, जो ट्रॉमेटिक फीलिंग थी उसको क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे पेशेंट खुद कर रहा है, कॉन्शियसली कर रहा है, तो वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होगा सप्रेशन। लेकिन अगर पेशेंट में ये सब चीजें अनकॉन्शियसली हो रही है कि धीरे धीरे पेशेंट खुद भूलने लगा है, उसमें खुद से एफर्ट नहीं डाल रहा, अनकॉन्शियसली कर रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियसली कर रहा है, और जो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स को वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में रिडायरेक्ट कर रहा है या फॉरगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम बोल देंगे रिप्रेशन। बस दोनों में एक डिफरेंस है, इसमें कॉन्शियसली करता है और रिप्रेशन के अंदर अनकॉन्शियसली करता है। तो ऐसी लैंग्वेज इन दोनों के ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के एग्जांपल में भी आएगी, उसमें भी ऐसा लिखा होगा कि अनकॉन्शियसली रिडायरेक्टिंग ऑफ फीलिंग, फियर्स एंड इमोशंस। अब यहाँ जो पेशेंट है वहां पे आ जाएगा कि फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू अनकॉन्शियस माइंड, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चारों जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म उन पे लैंग्वेज लगभग सिमिलर, लेकिन जब आप इनको मीनिंग पता होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। रिप्रेशन अनकॉन्शियसली रन होता है और सप्रेशन कॉन्शियसली। और एक और क्वेश्चन आता है, एकमात्र जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है 14 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में से जो कि कॉन्शियसली रन होता है, वो होता है आपका सप्रेशन, जिसके अंदर पेशेंट खुद कॉन्शियसली अपने फियर इमोशंस को कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन काउंटर ट्रांसफरेंस से एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए आपको इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंजेस अकर्स इन द डिप्रेशन पेशेंट? ऑप्शन ए इंक्रीज सेरोटोनिन, ऑप्शन बी डिक्रीज एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन सी डिक्रीज सेरोटोनिन, ऑप्शन डी इंक्रीज डोपामाइन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डिक्रीज सेरोटोनिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर के अंदर जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर है उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर के चेंजेस पे एक एमसीक्यू हमेशा, एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में ये एमसीक्यू हमेशा पूछा जाता है। जैसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पूछा जाता है, वैसे ही ये हमेशा चेंजेस पूछे जाते हैं। चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिप्रेशन के अंदर चेंजेस होता है। तो कौन सा होता है? सेरोटोनिन का लेवल डिप्रेशन के अंदर डिक्रीज होता है, इसलिए पेशेंट डिप्रेशन की कंडीशन के अंदर चला जाता है। कि सेरोटोनिन मूड एलिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि हैप्पीली हम जब खुश रहते हैं तो वो सेरोटोनिन की वजह से रहते हैं, और ये कम हो जाता है तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, वो दुखी होता है। चलो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पहला बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिप्रेशन पे था। डिप्रेशन में क्या होगा? डिप्रेशन में डिक्रीज सेरोटोनिन, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा एमसीक्यू, इसमें से क्या बनता है? ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हम ज़्यादा उसमें अनुमान नहीं लगा पाते कि इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस होता है, इसलिए ये भी एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ओसीडी के अंदर भी क्या होता है? सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर सेरोटोनिन डिक्रीज हो जाता है। ज़्यादा चांसेस ओसीडी के पूछने के हैं, क्योंकि ये रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि इससे हम ज़्यादा डायरेक्ट इसको अगर हमें पता नहीं है तो हम इसको गलत कर देंगे। तो आपको ओसीडी का याद रखना है। ओसीडी के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? सेरोटोनिन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनिया। मेनिया के अंदर डिप्रेशन का अपोजिट हो जाएगा, इसके अंदर सेरोटोनिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, सेरोटोनिन इंक्रीज। ये भी क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइटी के अंदर में क्या देखने को मिलता है। एंजाइटी में से क्वेश्चन आता है एंजाइटी के अंदर जो हमारा गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड है, गाबा जिसको हम बोलते हैं, ये डिक्रीज हो जाता है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर किस टाइप के साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलता है। और एक और इसके अंदर पूछा जाता है सीजोफ्रेनिया के अंदर क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर इंक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन, इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन और इंक्रीज लेवल ऑफ नॉर एड्रेनालिन, ये 3 चेंजेस सीजोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा सीजोफ्रेनिया के अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिलता, और 3 ही ऑप्शन दे देंगे और एक अलग ऑप्शन दे देंगे। तो आपको 3 चीज़ याद रखनी है कि कौन कौन से लेवल बढ़ते हैं सीजोफ्रेनिया के अंदर। एक और अगर पूछा जाए तो पार्किंसन डिजीज के अंदर भी पूछा जाता है। जैसे अल्जाइमर के अंदर डिक्रीज ACH, ये किसके अंदर देखने को मिलता है हमें? अल्जाइमर डिजीज के अंदर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अल्जाइमर डिजीज के अंदर एसिटाइल कोलिन का रिलीज कम हो जाता है। और वैसे पार्किंसन के अंदर डिक्रीज डोपामिन। आपको वन बाय वन के नोट्स बनाने हैं, अच्छे से आपको इनको याद रखना है। पार्किंसन के अंदर डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो अलग अलग वन लाइनर पूछे गए इनमें से, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज repetition of the words and sentences again and again by a person
और मिमिक्स द लैंग्वेज ऑफ अदर पर्सन इज कॉल्ड? ऑप्शन ए इकोलेलिया, ऑप्शन बी इकोप्रेक्सिया, ऑप्शन सी कंपल्जन, ऑप्शन डी नेगेटिविज्म। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इकोलेलिया। क्वेश्चन क्या है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड और सेंटेंस का बार बार रिपीटेशन कर रहा है कोई पर्सन, और मिमिक्स, यानी मिमिक्स का मतलब होता है कॉपी करना। वो किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की या किसी अदर पर्सन की लैंग्वेज को कॉपी कर रहा है बार बार। यहाँ पे एक वर्ड याद रखना आपको, लैंग्वेज। इसी पे से एमसीक्यू बनता है। अगर लैंग्वेज को कॉपी कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इकोलेलिया। तो चलिए हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं कि इसमें से क्या क्या बनता है। पहला ये कि इकोलेलिया क्या होता है? ये होता है आपका मिमिक द लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज की कॉपी करना। बस ये दो ही वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। कोई वर्ड, सेंटेंस या लैंग्वेज की अगर कॉपी कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इकोलेलिया। यानी कि इसके अंदर कैसी एक्टिविटी करेगा, एक इसमें से किस तरीके से लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है? पैरेट लाइट एक्टिविटी, यानी कि जैसा तोता होता है उसको, वो कोई वर्ड सीख लेता है तो उसको बार बार रिपीटेशन करता रहता है, बोलता रहता है। तो पैरेट लाइट एक्टिविटी में किसमें देखने को मिलती है? इकोलेलिया के अंदर। जैसे इकोप्रेक्सिया होता है, इकोप्रेक्सिया के अंदर यहाँ भी मिमिक करता है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज की नहीं, एक्टिविटी की या मूवमेंट की। यहाँ पे क्या होगा? एक्टिविटी की या मूवमेंट की वो कॉपी करता है। तो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस। इसके अंदर पेशेंट जो पर्सन है वो लैंग्वेज की कॉपी करता है। जो आप कुछ बोलोगे उसको, आप बोलोगे कि पेशेंट को कि आपने खाना खाया, तो पेशेंट भी वापस बोलेगा आपने खाना खाया। और इकोप्रेक्सिया के अंदर क्या करता है? आपकी एक्टिविटी, आप कुछ मूवमेंट कर रहे हो, आप कुछ हाथ से मूवमेंट कर रहे हो, तो आपकी वो कॉपी करने लग जाएगा पेशेंट इसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इकोप्रेक्सिया। तो ये दोनों ही। एक और इसमें से क्वेश्चन हो जाता है कि इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया किस माइंड के कंपोनेंट का डिसऑर्डर है? तो ये है आपका एक्टिविटी। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलेलिया को हमें सुन के हमें लगता नहीं कि एक्टिविटी का डिसऑर्डर, लेकिन ये इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, कंपल्जन और नेगेटिविज्म, ये चारों ही एक्टिविटी के डिस्टर्बेंसेस के अंदर आते हैं, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी के अंदर आते हैं ये इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। तो आपको याद रखना कि ये किस कंपोनेंट के डिसऑर्डर है? ये आपके एक्टिविटी के। इसमें क्या करता है? ये मंकी लाइक एक्टिविटी करता है। दो चीज़ें होती है, एक पैरेट लाइक एक्टिविटी इकोलेलिया के अंदर करता है, और मंकी, जैसे मंकी आपकी नकल करता है, आपकी एक्टिविटी की नकल करता है, वैसे ही इकोप्रेक्सिया के अंदर मंकी लाइक एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन सी कंपल्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके अंदर देखने को मिलता है आपको? OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कंपल्जन का मतलब होता है कोई पर्सन है वो रिपीटेडली कोई एक्टिविटी कर रहा है, रिपीटेडली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, और वो एक्टिविटी कैसी होती है? पर्पजलेस। ये कीवर्ड है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे वर्ड यूज आते हैं। पर्पजलेस कोई एक्टिविटी कर रहा है कोई पर्सन, इस चीज़ के लिए करता है वो बार बार, उसको कंपल्जन हो रहे होते हैं। कंपल्जन का मतलब होता है कि उसको एक तरीके से उसका अंदर से एक अर्ज डेवलप होती है कोई किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, उसमें एक कंपल्जन डेवलप हो जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं कंपल्जन। अलग अलग टाइप के होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये किस में देखने को मिलता है? कंपल्जन OCD के अंदर, पर्पजलेस एक्टिविटी करता है। OCD के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बार बार, जैसे कि आपको OCD का एग्जाम्पल आपने कई पर्सन को देखा होगा, कोई अपने घर पर लॉक लगा के जाता है, बार बार थोड़ी दूर में जाता है और बार बार रीचेक करता है लॉक को वापस आके कि मैंने सही से लॉक लगाया नहीं, तो ये भी एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो ये क्वेश्चन क्या आया था कि बार बार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर जो पर्सन है बार बार रिपीटेड एक्टिविटी क्यों करता है, उसका रीजन पूछा था। तो इसका अगर टू रिलीव एंजाइटी, उसका MCQ आया था कि OCD के अंदर जो बार बार रिपीटेड एक्टिविटी करता है कोई पर्सन या पेशेंट, वो क्यों करता है? वो अपनी एंजाइटी को रिलीज करने के लिए करता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिविज्म का भी मतलब क्या है। ये भी एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। नेगेटिविटीज का मतलब होता है कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, उसको आप जो भी बोलोगे उसका उल्टा करेगा, अपोजिट। आप उसको बोलोगे आप खड़े हो जाइए तो वो बैठ जाएगा, आप उसको बोलोगे कि गेट खोल दे तो वो गेट बंद कर देगा, यानी अपोजिट करता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा नेगेटिविज्म का? उसको आप अपोजिट चीज़ बोले तो वो सही चीज़ परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बस इसमें आपको याद रखना है इकोलेलिया लैंग्वेज, L से L याद रखना है। आपको अगर कन्फ्यूजन होता है तो इकोलेलिया में L आता है, L से लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज की एक्टिविटी रिपीट कर रहा है तो वो इकोलेलिया है, और प्रेक्सिया यानी कोई एक्टिविटी कर रहा है मंकी लाइक, तो वो इकोप्रेक्सिया के अंदर आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ए पेशेंट इज एडमिटेड इन साइकेट्रिक वार्ड, इज सडनली कंप्लेनिंग दैट देर इज गन शॉट फायरिंग आउटसाइड द वार्ड दैट आई कैन हियर। Nurse checked and found that there was grass cutter machine running outside the ward, identified the patient's condition on behalf of incidents. Option A, visual hallucination. Option B, auditory hallucination.
ऑप्शन सी डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, ऑप्शन डी इल्यूजन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इल्यूजन। ये एमसीक्यू दिल्ली एम्स में पूछा गया था, दिल्ली एम्स के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया था, डायरेक्ट एमसीक्यू इसी लैंग्वेज के अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया था दिल्ली एम्स के अंदर। चलिए इसको क्वेश्चन को समझने की हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट है साइकेट्रिक वार्ड के अंदर एडमिट है, सडनली वो क्या कंप्लेन करता है कि उसे बाहर गन शॉट फायरिंग यानी बंदूक के गोलियां चलने की आवाज़ उसको आ रही है और उसको सुनाई दे रही है। उसके ऐसा बोलने पर नर्स बाहर जाती है और चेक करती है और देखती है कि वहाँ पे एक ग्रास कटिंग मशीन यानी कि जो घास काटने वाली मशीन है वो चल रही है बाहर वार्ड की। तो इस बिहाफ पे पेशेंट की कंडीशन को हमें असेस करना है। तो ये क्या हो गया, इल्यूजन हो गया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। दो चीज़ों पे से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक होता है आपका हेलुजिनेशन और एक होता है आपका इल्यूजन। दो लेवल पे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, एक होता है हेलुजिनेशन और एक होता है इल्यूजन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, हेलुजिनेशन के अंदर कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है, स्टिमुलाई इसमें क्या होता है एब्सेंट होता है, और इल्यूजन के अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है। अब इसको समझिए, मान लीजिए हम कोई डार्कनेस में या अंधेरे के अंदर हमें कोई रस्सी पड़ी हुई है और हमें वो स्नेक दिखाई दे रहा है, तो ये क्या किस टाइप का एग्जांपल है, ये इल्यूजन का। यानी कि यहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट है, स्टिमुलाई क्या यहाँ पे स्टिमुलाई हो गई यहाँ पे कोई रोप या रस्सी, यानी कि यहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट है, तभी इसलिए हमको वहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट है, इसलिए हमें वहाँ पे परसेप्शन हुआ। यानी कि ये होता है रॉन्ग परसेप्शन। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है इल्यूजन के लिए होता है रॉन्ग परसेप्शन। यानी यहाँ पे स्टिमुलाई तो प्रेजेंट है लेकिन स्टिमुलाई को आप रॉन्ग परसीव करते हैं। यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है, रस्सी है, लेकिन इसको आप रॉन्ग परसीव कर रहे हो। किसमें, सांप में। आपको सांप नजर आ रहा है अंधेरे की वजह से, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल देते हैं, इल्यूजन। इसके अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। यानी कि यहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है और उसका हम रॉन्ग इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, उसको हम गलत समझ लेते हैं, यानी कि हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, उसको इल्यूजन बोलते हैं। हेलुजिनेशन के अंदर क्या होगा, हेलुजिनेशन के अंदर मान लीजिए डार्कनेस है और वहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देती है, मान लीजिए हम घोस्ट या भूत हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पे, जबकि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या फिर ऐसी आवाज़ें में सुनाई दे रही है जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, जहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हेलुजिनेशन। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ, यहाँ पे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन इसमें आएगा हेलुजिनेशन के अंदर, मिस इंटरप्रिटेशन इल्यूजन के अंदर आता है। बेसिकली इसको लैंग्वेज से समझिए कि हेलुजिनेशन के अंदर कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, स्टिमुलाई के एब्सेंट के अंदर भी हम परसीव कर रहे हैं, कोई चीज़ हमें दिखाई दे रही है लेकिन वहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं हेलुजिनेशन। और इल्यूजन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इल्यूजन के अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है और इसको हम रॉन्ग इंटरप्रेट कर लेते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। दोनों वर्ड इसके लिए आते हैं इल्यूजन के लिए, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन इल्यूजन के लिए आते हैं। तो यहीं पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पेशेंट को बाहर वार्ड के बाहर गन शॉट फायरिंग आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन बाहर क्या चल रही थी, ग्रास कटर मशीन चल रही थी। यहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट है, स्टिमुलाई क्या है, यहाँ पे ग्रास कटिंग मशीन है, ग्रास कटिंग मशीन है, और उस ग्रास कटिंग मशीन की आवाज़ को पेशेंट क्या समझ ले रहा है, गन शॉट फायरिंग। यहाँ पे रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहा है वो, यहाँ पे स्टिमुलाई तो प्रेजेंट है लेकिन उसको वो रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इल्यूजन। अगर हम हेलुजिनेशन की बात करें, जैसे मान लीजिए पेशेंट को अगर गन शॉट फायरिंग आ रही है और बाहर नर्स चेक करती है, वहाँ पे कुछ भी वो नहीं देखती है, वहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं हेलुजिनेशन। क्योंकि यहाँ पे कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है लेकिन पेशेंट को लग रहा है, जैसे साइकेट्रिक पेशेंट में हमें देखने को मिलता है, वो बोलता है कि मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है, कोई मेरा नाम ले रहा है, तो ये किस टाइप का है, ये हेलुजिनेशन है। किस टाइप का हेलुजिनेशन, ऑडिटरी हेलुजिनेशन, यानी कि कोई स्टिमुलाई उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो बेसिक डिफरेंस इसके अंदर यही है कि अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना इल्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई का प्रेजेंट होना जरूरी होता है इल्यूजन के अंदर। और हेलुजिनेशन के अंदर स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं होती, पेशेंट को खुद ऐसे लगता है कि कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट तो नहीं है लेकिन उसको वो परसीव होता है, तो उसको हम बोलते हैं हेलुजिनेशन। तो दो चीज़, विजुअल हेलुजिनेशन क्या होगा, जैसे पेशेंट को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, विजुअली वो देख रहा है, तो वो विजुअल हेलुजिनेशन हो गया। टाइप अलग अलग। ऑडिटरी के अंदर उसको जैसे कि आवाज़ें सुनाई दे रही है, इसमें से क्वेश्चन आता है रनिंग कमेंट्री का। एक पेशेंट रूम के अंदर एंटर कर रहा है और उसको कमेंट्री या फिर कोई बातें करते हुए सुनाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई रूम में होता नहीं है, तो वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, वो ऑडिटरी हेलुजिनेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिल्यूजन परसिक्यूशन। ये सिजोफ्रेनिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को शक होता है कि कोई इसको मारना चाहता है, कोई इसको फॉलो कर रहा है, तो ये शक डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ। इसकी डेफिनेशन में से क्वेश्चन आता है, डिल्यूजन की डेफिनेशन से फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ। उसके अलग अलग टाइप होते हैं, इसमें से परसिक्यूशन वाला डिल्यूजन का मतलब होता है उसको शक होता है पेशेंट को क्या,
कोई इसको मारना चाह रहा है, कोई इसको फॉलो कर रहा है, कोई इसके खाने में जहर मिला रहा है। ये सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आते हैं? डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। और इल्यूजन जो हमारा आंसर है जिसके अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है उसको हम मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन है इल्यूजन और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है हेलुजिनेशन। आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। हेलुजिनेशन का मतलब होता है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन वर्ड आए तो वो हेलुजिनेशन है, और इल्यूजन में आता है मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन यानी कि गलत परसीव करना, यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेट कर लेता है पेशेंट। तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा गया है, आपको याद रखना है। गनशॉट फायरिंग समझ लेता है पेशेंट किसको? ग्रास कटिंग मशीन की आवाज़ को। यहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं इल्यूजन। और मान लो यहाँ पे ग्रास कटिंग मशीन नहीं होती, सिर्फ पेशेंट को गनशॉट फायरिंग सुनाई दे रही होती है, यहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है। किस टाइप का होता है? ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। साइकोजेनिक कंडीशन इन विच द पर्सन ट्रेवल अवे फ्रॉम होम, experience an inability to recall important personal information and create a new identity is called. Option A, dissociative amnesia. Option B, dissociative fugue. Option C, dissociative identity disorder. Option D, dissociation of trance and possession. And the correct answer is option B, dissociative fugue. ये भी दिल्ली एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ये दिल्ली एम्स का क्वेश्चन है, तो पहले इंडिविजुअल एम्स क्वेश्चन करवाता था, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? एक ऐसी साइकोजेनिक कंडीशन, इसके अंदर क्या करता है? एक पर्सन है वो ट्रेवल करता है, यानी कि अपने होम टाउन से, अपने होम से दूर जाता है, वहाँ पे जाके अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको वो भूल जाता है, वो रिकॉल नहीं कर पाता है, और वहाँ पे जाके एक नई आइडेंटिटी बनाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव फ्यूग। इसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूज। तो चलिए इसको समझते हैं। डिसोसिएटिव फ्यूज में से वैसे कीवर्ड क्या आएंगे? ट्रेवल अवे फ्रॉम, जो मैंने क्वेश्चन में यूज किया है, ट्रेवल अवे यानी कि अपने होम टाउन से दूर जाएगा। दूसरा इसमें से कीवर्ड आता है कि इनेबिलिटी टू रिकॉल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसको पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। और तीसरा होता है क्रिएट ए न्यू आइडेंटिटी। ये तीन वर्ड आते हैं, तो इसका सीधा सा आपको आंसर बिना सोचे समझे करना है, डिसोसिएटिव फ्यूज। ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अलग अलग 4 टाइप है, जिसके अंदर हम डिसोसिएटिव फ्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रिएट ए न्यू आइडेंटिटी। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, कोई एक सिटी में रह रहा है, मान लीजिए दिल्ली में रह रहा है, और यहाँ पे उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और यहाँ पे इसको लॉस हो गया, बिजनेस के अंदर लॉस हो गया। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए दिल्ली से निकल के, जैसे मान लीजिए जयपुर चला गया, वहाँ पे जाने के बाद में ये अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं। यहाँ इसका नाम था रामलाल, या इसने नाम अपना रखा श्यामलाल नाम रखा। लेकिन इसको जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि इसका प्रीवियसली नाम क्या था, इसकी प्रीवियसली लाइफ क्या थी, सब ये फॉरगेट कर देता है, भूल जाता है, और अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाता है। यहाँ पे एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, नई आइडेंटिटी बनाता है अपनी श्यामलाल के नाम से। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डिसोसिएटिव फ्यूज। यानी कि पेशेंट क्या करेगा? ट्रेवल करेगा अपने होम टाउन से, अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाएगा, भूल जाएगा, और वहाँ पे जाके एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव फ्यूज। और डिसोसिएटिव अमनेशिया में क्या होगा? अमनेशिया का मतलब होता है कोई मेमोरी का फॉरगेट हो जाना है, भूल जाना। डिसोसिएटिव अमनेशिया का मतलब होता है कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है पर्सन की लाइफ में, उसको वो फॉरगेट कर देता है। उससे पूछेंगे कोई ट्रॉमा उसकी लाइफ में, और सडनली उस स्ट्रेस की वजह से उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को वो याद नहीं कर पाता, उसको क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव अमनेशिया। नेक्स्ट सी की हम बात करते हैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि एक ही पर्सन के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी का आ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, जो आपने अपरिचित मूवी देखते हैं, अपरिचित मूवी के अंदर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। जो उसका एक्टर है उसके अंदर हमें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ ट्रेंस एंड पोजीशन। ये क्या होता है? जैसे हम एक गांव में, या जो लोग बोलते हैं कि किसी पर्सन को कोई भूत लग गया, प्रेत लग गया है, या वो अलग अलग एक्टिविटी करने लग जाता है, उसमें अलग से ही एक स्ट्रेंथ आ जाती है, वो अलग सी बातें करने लग जाता है, और उसको देख के ऐसा लगेगा कि उस पर किसी भूत का साया है, या किसी ऐसी सुपर नेचुरल पावर ने उसको कंट्रोल कर लिया। तो वो किसके अंदर आता है? वो एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है? डिसोसिएशन ऑफ ट्रेंस एंड पोजीशन। इसको डिसोसिएशन ऑफ ट्रेंस पोजीशन बोलते हैं। यानी किसी को भूत प्रेत लगना, हम गाँव में
अगर हम बोलते हैं भूत प्रेत लग गया उस पर, किसी का साया है आ गया है, तो वो किसके अंदर आता है, डिसोसिएशन ऑफ ट्रेंस एंड पोजीशन। तो आपको याद रखना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डिसोसिएटिव फ्यूज। इसके अंदर से क्वेश्चन बस 3 कीवर्ड में से पूछा जाता है, ट्रेवल अवे फ्रॉम होम, इनेबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन और क्रिएट ए न्यू आइडेंटिटी। तो आपको बिना सोच समझे क्या करना है, डिसोसिएटिव फ्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कार्डियक मसल्स। ऑप्शन ए स्पिंडल शेप, ऑप्शन बी नॉन स्टेटेड मसल्स, ऑप्शन सी वॉलंटरी इन नेचर, ऑप्शन डी इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट। क्वेश्चन क्या है, जो आपकी कार्डिक मसल है, जो कार्डिक मसल है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपकी कार्डिक मसल्स होती है, ठीक है, इस तरह से कार्डिक मसल्स आपकी प्रेजेंट होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट कार्डिक मसल्स के बारे में सही है। पहला ऑप्शन स्पिंडल शेप, ये गलत है, क्योंकि स्पिंडल शेप इसकी होती है स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पिंडल शेप, कुछ इस तरीके से इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। ये किसका होता है, स्मूथ मसल्स का। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि कार्डिक मसल क्या होती है, स्ट्रेटेड। यहाँ पे उस पर स्ट्रेटेड का मतलब होता है ऐसी लाइन उस पर बनी होती है मसल्स के अंदर, उसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रेशन। तो नॉन स्ट्रेटेड मसल से कार्डिक मसल्स, ये भी गलत है, क्योंकि कार्डिक मसल स्ट्रेटेड होती है, वॉलंटरी नेचर। इससे आपको पता चल रहा होगा जो हमारा हार्ट है ये वॉलंटरी है, हम अपनी इच्छा से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये इनवॉलंटरी होती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट, यानी कि कार्डिक मसल्स के अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। ये जो बीच बीच में जो लाइनें हैं दो कार्डिक मसल्स के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है इस तरीके से, जो कि एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये किसके अंदर होती है, सिर्फ ओनली टाइप ऑफ मसल्स है कार्डिक मसल जिसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, और किसी स्केलेटल मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कार्डिक मसल्स का। तो आपको याद रखना है कि इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है कार्डिक मसल्स के अंदर, और ये वॉलंटरी नहीं होती है, ये लाइफ टाइम तक ये काम करती रहती है कार्डिक मसल्स, इसमें फटीग भी प्रेजेंट नहीं होता है। ये सब चीज़ें कुछ कार्डिक मसल्स के बारे में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन न्यूबॉर्न। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 31 पेयर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 26, यानी कि जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर वर्टिब्रा का काउंट कितना होता है। वर्टिब्रा जो अपनी स्पाइनल कोड जिसके अंदर जो हमारी वर्टिब्रल बोन होती है वो कितना काउंट होता है न्यूबॉर्न के अंदर। जैसे न्यूबॉर्न के अगर हम बात करें तो न्यूबॉर्न के अंदर, सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा 33। न्यूबॉर्न के अंदर 33 होता है, आपको इसको करेक्शन करना है। न्यूबॉर्न के अंदर वर्टिब्रा का जो टोटल काउंट है वो 33 होता है। जैसे हम बात करें न्यूबॉर्न के अंदर वर्टिब्रा का काउंट है 33, और एडल्ट के अंदर ये फ्यूज हो जाते हैं वर्टिब्रा, और ये कितने रह जाते हैं 26। तो आपको इसके याद रखना C7, T12, L5, S5 कितने हो गए, और C4, ये हो गए ये 33। ये टोटल काउंट कितना होगा 33। ये न्यूबॉर्न के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है ये L5 और S4 ये फ्यूज होने लगते हैं, और ये कितना काउंट रह जाता है 26। यानी एडल्ट के अंदर कितने वर्टिब्रा रह जाते हैं 26 वर्टिब्रा। तो अगर न्यूबॉर्न का क्वेश्चन आता है कि कितने वर्टिब्रा होते हैं, तो उसके अंदर कितने होते हैं 33, और बाद में फ्यूज होकर कितने रह जाते हैं 26, यानी कि जो नीचे वाली जो वर्टिब्रा है ये फ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 31 पेयर, अगर स्पाइनल नर्व में से क्वेश्चन आता है कि स्पाइनल नर्व कितनी होती है, तो वो कितनी होती है आपकी स्पाइनल नर्व होती है 31 पेयर्स। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि, और क्रेनियल नर्व होती है आपकी 12 पेयर्स आपकी क्रेनियल नर्व होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर में भी आता है 13 आपके क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। कुछ काउंट पे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको अगर 31 और 31 पेयर है स्पाइनल नर्व में से, आपका करेक्ट आंसर होगा, आपको जल्दबाजी में 31 पे क्लिक नहीं करना है, 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। न्यूबॉर्न के अंदर 33 होते हैं, बाद में फ्यूज होकर ये 26 रह जाते हैं वर्टिब्रा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी अकर्स इन विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर। ऑप्शन ए मोंटेजिया फ्रैक्चर, ऑप्शन बी गैलेजी फ्रैक्चर, ऑप्शन सी पुलिस फ्रैक्चर, ऑप्शन डी स्मिथ फ्रैक्चर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पुलिस फ्रैक्चर।
चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये एमसीक्यू पूछा गया है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिनर फॉर डिफॉर्मिटी का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ये किसके अंदर देखने को मिलता है हमें? पुलिस फ्रैक्चर के अंदर। चलिए वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मोंटेजिया फ्रैक्चर क्या होता है। मान लीजिए आपकी ये दो बोन है, आर्म जो बोन है आपकी, ये मान लीजिए आपकी आपकी ये बोन है एक रेडियस, और कुछ इस तरीके से रफली डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपकी रेडियस बोन है जो अपर आर्म में प्रेजेंट होती है, लोअर आर्म में, और ये आपकी अल्ना है। अब 1/3 पार्ट मोंटेजिया फ्रैक्चर किसको बोलते हैं? अपर 1/3 पार्ट ऑफ अल्ना, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। ये अपर 1/3 पार्ट ऑफ अल्ना है, अपर 1/3 पार्ट ऑफ अल्ना। अगर इसके अंदर फ्रैक्चर आता है, चारों एमसीक्यू बनते हैं, चारों के नाम से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मोंटेजिया फ्रैक्चर होता है अपर 1/3 पार्ट ऑफ अल्ना में, अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं मोंटेजिया फ्रैक्चर। और इसके अंदर जो ये वाला जॉइंट है, ये कौन सा है? रेडियो अल्नर जॉइंट। दो जॉइंट दिख रहे हैं आपको, रेडियस और अल्ना जहाँ पे मिल रही है, दो जॉइंट है। एक होता है प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट और एक होता है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो मोंटेजिया फ्रैक्चर के अंदर कौन सा जॉइंट जो है अफेक्ट होता है? वो होता है प्रोक्सिमल। इसके अंदर कौन सा होता है? प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। बस इसमें से यही क्वेश्चन, रेडियो अल्नर जॉइंट। इसको हम क्या बोल देंगे? मोंटेजिया फ्रैक्चर। किसको? अल्नर के अपर 1/3 पार्ट में अगर फ्रैक्चर हो रहा है, इस वाले पार्ट में अगर फ्रैक्चर हो रहा है और ये वाला जो जॉइंट है अफेक्ट हो रहा है, तो उसको मोंटेजिया फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैलेजी फ्रैक्चर। सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है? लोअर 1/3 का, ये वाला अल्नर का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे फ्रैक्चर होता है। इसको हम क्या बोल देंगे? लोअर या डिस्टल 1/3 ऑफ अल्ना। यानी कि दोनों फ्रैक्चर किसके हैं? अल्ना बोन के। और इसमें कौन सा जॉइंट जो है अफेक्ट होगा? ये हो गया आपका डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट किस टाइप के फ्रैक्चर में इफेक्ट होता है, तो कौन सा होगा? आपका गैलेजी। और क्वेश्चन आता है कि प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है, वो किस टाइप के फ्रैक्चर में इफेक्ट होता है, तो वो आएगा मोंटेजिया फ्रैक्चर। आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुलीज फ्रैक्चर। कुलीज फ्रैक्चर है, ये है डिफॉर्मलिटी, ये आपकी रेडियस बोन की। रेडियस बोन के अंदर अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कुलीज फ्रैक्चर। डिस्टल एट ऑफ रेडियस, मान लीजिए आपकी ये रेडियस बोन है, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी रेडियस बोन है, इसके दो एंड है, एक ये आपका प्रोक्सिमल है और आपका डिस्टल एंड है, और इसको हम बोलते हैं रेडियस, आपकी रेडियस बोन। रेडियस बोन। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे मोंटेजिया फ्रैक्चर और गैलेजी फ्रैक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड थे, बस इसमें सिर्फ अंतर ये था कि प्रोक्सिमल और डिस्टल का। वैसे ही रेडियस बोन के अंदर अगर फ्रैक्चर होता है, उसका डिस्टल एंड का फ्रैक्चर होता है और वो डोर्सली टिल्ट हो जाता है। ये वर्ड आपको याद रखना। कैसे टिल्ट होगा? डोर्सली टिल्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कुलीज फ्रैक्चर। डोर्सली टिल्ट होने की वजह से जो आपकी लोअर आर्म में अगर डोर्सल, आपका जो रिस्ट जॉइंट है, वो ये अफेक्ट होता है। इसके अंदर कौन सा होता है? रिस्ट जॉइंट। इसके अंदर क्या होगा? आपकी जो बोन है कुछ, उसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे डिनर फोर्क होती है, जिसको हम चम्मच, जो खाने के लिए, डिनर करने के लिए चम्मच हम यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे हम बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते टाइम हम अपने जो हाथ का मूवमेंट है, किस तरीके से हम उसको हैंडल को पकड़ते हैं, हमारा हाथ कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से हमारा हाथ होता है। तो उसका डिस्टल एंड डोर्सली टिल्ट हो गया, यानी ऊपर की तरफ इस तरीके से डोर्सली टिल्ट हो गया रेडियस बोन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कुलीज फ्रैक्चर। अगर डोर्सली टिल्ट हो रहा है तो इसको हम कुलीज फ्रैक्चर बोलेंगे। वैसे स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है? ये होता है आपका वेंट्रली टिल्ट होता है, यानी कि अपोजिट टिल्ट होता है। इसमें होता है वेंट्रली टिल्ट। तो आपको दोनों में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुलीज फ्रैक्चर है तो इसके अंदर क्या होगा? दोनों ही कुलीज और स्मिथ फ्रैक्चर दोनों ही अल्नर बोन के फ्रैक्चर है। लेकिन डिफरेंस क्या है? कुलीज फ्रैक्चर के अंदर जो अल्नर का जो डिस्टल एंड है वो डोर्सली टिल्ट होता है, और उसके अंदर डिनर फोर्क, यानी जो आपके डिनर करने के लिए जो आप जो फोर्क यूज लेते हो, कुछ इस तरीके से आपका टिल्ट हो जाता है। वो उसका जो शेप आएगा, आप उसको सर्च करके एग्जाम इसको देख सकते हैं गूगल पे कि किस तरीके से ये दिखाई देता है एक्सरे के अंदर। तो डिनर फोर्क की तरह दिखाई देता है क्योंकि उसका डिस्टल एंड टिल्ट हो जाता है अल्ना का। इसको हम बोलते हैं कुलीज फ्रैक्चर। अगर स्मिथ फ्रैक्चर की बात करें तो इसमें वेंट्रली टिल्ट होता है, इसका अपोजिट। जैसे ये रेडियस, ये अल्ना है, अगर इस तरीके से टिल्ट हो रहा है तो ये क्या हो गया? आपका कुलीज फ्रैक्चर। और इस तरीके से टिल्ट हो रहा है तो ये होगा स्मिथ फ्रैक्चर। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कुलीज के अंदर डोर्सली टिल्ट होता है अल्नर का डिस्टल पार्ट, और स्मिथ के अंदर वेंट्रली टिल्ट होता है। तो ये एमसीक्यू पूछा गया डायरेक्ट इसी तरीके से पूछा गया था, डिनर फॉर डिफॉर्मिटी किस टाइप के फ्रैक्चर में हमें देखने को मिलती है, तो वो आपका कुलीज फ्रैक्चर है। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो कुलीज फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो एमसीक्यू बनता है डिनर फॉर डिफॉर्मिटी से बनता है। इन चारों आपको याद रखने, कई बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ राइस थेरेपी। ऑप्शन ए रेस्क्यू, ऑप्शन बी आइस, ऑप्शन सी कंप्रेशन, ऑप्शन डी एलिवेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रेस्क्यू। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइस थेरेपी, बेसिकली पहले आपको राइस थेरेपी के बारे में समझना। राइस थेरेपी कोई स्प्रेन या मसल्स के अंदर कोई स्प्रेन या स्ट्रेन अगर डेवलप हो जाता है, उसको मैनेजमेंट के लिए हम राइस थेरेपी यूज करते हैं, या फ्रैक्चर के लिए कई बार हम राइस थेरेपी यूज करते हैं। यानी कि हमारे बोन के अंदर कोई फ्रैक्चर हो या मसल्स के अंदर स्प्रेन या स्ट्रेन हो जाए तो उसका मैनेजमेंट के रूप में हम राइस थेरेपी यूज करते हैं। तो राइस थेरेपी के अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे हम वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो आपका आर है, उसका मतलब होता है रेस्ट, रेस्क्यू नहीं होता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा रेस्क्यू, यानी रेस्क्यू राइस थेरेपी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें आइस, यानी कि अगर किसको स्ट्रेन या स्ट्रेन हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इमोबिलाइज कर देंगे, उसको रेस्ट दे देंगे। इसको समझते हैं हम, राइस थेरेपी को इमोबिलाइज कर देंगे, रेस्ट दे देंगे आइस के। फिर उसके बाद में इसमें आइस अप्लाई करेंगे उसका पेन कम करने के लिए। देन उसके बाद में कंप्रेशन, उसको कंप्रेस करेंगे एंड देन जो अफेक्टेड पार्ट है उसको एलिवेट करके रखेंगे ताकि जो पेन है और सर्कुलेशन बना रहे। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं राइस थेरेपी के, जिसके अंदर रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन आता है। रेस्क्यू इसका पार्ट नहीं है, जैसे हम फायर के अंदर हम यूज करते हैं रेस, फायर से रिलेटेड इसके अंदर आता है आपका रेस्क्यू। इसके अंदर आता है आर का मतलब रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन और एक्सटिंग्विश। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, आपको मिक्स नहीं करना है। ये फायर के लिए यूज होता है और ये आपका स्ट्रेन स्प्रेन राइस थेरेपी उसके लिए यूज होती है, फ्रैक्चर के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर है रेस्क्यू, क्योंकि राइस थेरेपी का पार्ट नहीं है रेस्क्यू, ये रेस थेरेपी का पार्ट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेमोरी ग्लैंड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लैंड। ऑप्शन ए सेबेसियस ग्लैंड, ऑप्शन बी स्वेट ग्लैंड, ऑप्शन सी मेबोबियन ग्लैंड, ऑप्शन डी ब्रेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्वेट ग्लैंड। सिंगल वन लाइनर है, एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया है कि जो हमारी जो मेमोरी ग्लैंड है वो किस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, यानी कि कौन सी ग्लैंड बाद में जाके मेमोरी ग्लैंड में डेवलप होती है। तो आपका स्वेट ग्लैंड है। इसमें से सिर्फ यही एमसीक्यू बनता है कि स्वेट ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है, मेमोरी ग्लैंड का। अगर हम सीबेसियस ग्लैंड की बात करें तो इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है, सीबम का सिक्रेशन कौन सी ग्लैंड से होता है, तो आपका सीबीएस नाम से आपको पता चल जाएगा कि सीबेसियस ग्लैंड से सीबम का सिक्रेशन होता है। और मेमोबियन ग्लैंड है वो एक टाइप है किसका, सीबेसियस ग्लैंड का। और ब्रेस्ट आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने के डाला गया है। तो आपको बस इसमें से एक ही एमसीक्यू बनता है कि मेमोरी ग्लैंड किस टाइप की ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। वन लाइनर के अंदर ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है कि मेमोरी ग्लैंड किस टाइप का मॉडिफिकेशन है। वो आपका स्वेट ग्लैंड, यानी स्वेट ग्लैंड बाद में जाके मेमोरी ग्लैंड के अंदर डेवलप हो जाती है ब्रेस्ट के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, इस एमसीक्यू को आप लगा लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अप्लाइड या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पेशेंट इज एडमिटेड विद कंडीशन ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस with urine specific gravity 1.010 and patient is on vasopressin therapy. Which clinical findings suggest that treatment is effective and patient condition is improving? Option A, urine specific gravity increasing. Option B, urine specific gravity decreasing. Option C, blood osmolality increasing. Option D, urine osmolality decreasing. The correct answer is ऑप्शन ए, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजिंग। चलिए वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अप्लाइड बेस है, सिनेरियो बेस्ड है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान देना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि एक पेशेंट है, उस कौन सी कंडीशन के साथ एडमिट है, वो डायबिटीज इंसिपिडस, और उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इस टाइम है जब वो एडमिट हुआ 1.010। बाद में पेशेंट को वेसोप्रेसिन थेरेपी स्टार्ट करी जाती है। अब कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग हमें ये बताएगी कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो वेसोप्रेसिन दे रहे हैं, वो इफेक्टिव है और पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो रही है। हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजिंग। चलिए इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है। आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
पहले इसका नॉर्मल फंक्शन हम समझने की कोशिश करते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? एक एमसीक्यू तो यही बनता है कि कहाँ से सीक्रेट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्या काम करता है? नाम से पता चल रहा है कि ये एंटी डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब आपका यूरिन फॉर्मेशन से होता है, तो एंटी लग गया मतलब ये यूरिन फॉर्मेशन को कम करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो दो चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करें, ये आपका यहाँ पे हम यूरिन और यहाँ ब्लड। तो आपका जो एडीएच का काम क्या होगा? यूरिन में जो एक्स्ट्रा वाटर है, यूरिन का जो वाटर है उसका अब्जॉर्प्शन कर देगा ब्लड के अंदर। तो ये किसका है? एडीएच का नॉर्मल फंक्शन है। ये क्या करेगा? वाटर जो है, एक्स्ट्रा वाटर है यूरिन के अंदर, वो ब्लड के अंदर उसको डालेगा और यूरिन को कंसनट्रेटेड या गाढ़ा बनाने का ही काम करता है, ताकि एक्स्ट्रा लॉस वाटर का नहीं हो। अभी तक ये नॉर्मल फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि एडीएच का सिर्फ एक नॉर्मल फंक्शन है। ये क्या करता है? आपकी जो यूरिन है, यूरिन के अंदर फ्लूइड लॉस को रोकता है, यानी एंटी डायूरेटिक। नाम से पता चल रहा है कि यूरिन फॉर्मेशन को, यानी यूरिन का जो अमाउंट है उसको कम करता है। कैसे? क्योंकि एक्स्ट्रा जो वाटर है ये अब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर डाल देता है। ये नॉर्मल फंक्शन है एडीएच का। अब हम बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है। एडीएच की क्या हो जाती है? डिफिशियंसी। एडीएच की डिफिशियंसी किसी भी वजह से अगर एडीएच की डिफिशियंसी होगी तो वो कंडीशन होगी डायबिटीज इंसिपिडस। अब इसके अंदर क्या होगा? एडीएच की कमी की वजह से जो ये नॉर्मल फंक्शन है कि जो एक्स्ट्रा वाटर था यूरिन से वो रीअब्जॉर्ब हो जा रहा था ब्लड के अंदर, ये कौन करवा रहा था? एडीएच। अब एडीएच की डिफिशियंसी तो क्या ये वाटर का अब्जॉर्प्शन हो पाएगा? नहीं। तो इसमें क्या होगा? पेशेंट के अंदर यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडेंस के अंदर यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज? यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि एडीएच अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा है, एडीएच की कमी हो गई तो यूरिन ज़्यादा फॉर्म होने लगता है। डायबिटीज इंसिपिडेंस की कंडीशन है, ये कंडीशन है डायबिटीज इंसिपिडेंस। इसको हमने समझ लिया। डायबिटीज इंसिपिडेंस में क्या हो रहा है? एडीएच की कमी हो गई और एक्स्ट्रा यूरिन बन रहा है और उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर का लॉस हो रहा है, यानी कि जो पहले एडीएच यूरिन को कंसंट्रेटेड और गाढ़ा करने का काम कर रहा था, वो अब क्या हो रहा है? अब जो डाइल्यूटेड फॉर्म में यूरिन आ रहा है। क्यों? क्योंकि एडीएच नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी 1.010 है, उसको वेसोप्रेसिन थेरेपी स्टार्ट करते हैं, तो कौन सी फाइंडिंग हमें उससे पता चलेगा कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो सही से हो रहा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो नॉर्मली कितनी होती है? वो नॉर्मली होती है 1.016 से लेके 1.024। ये यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। यहाँ पेशेंट जिस कंडीशन में आए, यहाँ पे यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है या ज़्यादा है? आप खुद देख सकते हैं कि 0.10 है, लेकिन नॉर्मल स्टार्ट होता है 0.16 से, यानी कि यहाँ पे यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। तो लेकिन जैसे ही हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और हम देख पा रहे हैं कि उसकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है, मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो रहा है। अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से हमें इसको याद रखना है। जैसे मान लीजिए दो लेवल पे हम बात करते हैं, जैसे कि ये आपका यूरिन एंड दिस वन इज ब्लड, और यहाँ पे पढ़ते हैं एडीएच का क्या काम है। एडीएच क्या करेगा? एडीएच जो एक्स्ट्रा वाटर है यूरिन से ब्लड के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी यूरिन को क्या करेगा? ये नॉर्मल अगर कंडीशन की बात करें तो ये कंसनट्रेटेड करने का काम करता है। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, यानी कि अगर इसका फ्लूइड यूरिन से अगर ये एक्स्ट्रा वाटर को निकाल देगा तो यूरिन कैसा होगा? आपका गाढ़ा यूरिन हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ रखनी है, कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी फ्लूइड है, जितना कंसंट्रेशन होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ही कम होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और ऑस्मोलैरिटी दोनों चीज़ें ज़्यादा होगी, ठीक है, जितना कंसंट्रेट होगा। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में एडीएच की डिफिशियंसी हो गई है, तो क्या हो रहा है कि जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर निकल रहा है, क्योंकि जो H2 का अब्जॉर्प्शन एडीएच करता है वो नहीं कर पा रहा है डायबिटीज इंसिपिडस के। ये नॉर्मल कंडीशन थी। अब डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में देखते हैं। अब क्या होगा? यूरिन के अंदर क्या हो रहा है? ज़्यादा H2 है, क्योंकि एडीएच अपना काम नहीं कर पा रहा, यानी कि यूरिन क्या हो गया? डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर। डाइल्यूटेड यानी कि यूरिन क्या है? डाइल्यूटेड है। इस कंडीशन के अंदर अब डायबिटीज इंसिपिडेंस के अंदर क्या हो जाएगा? जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि जितना कंसंट्रेशन बढ़ती है उतनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन बढ़ नहीं रही, कम हो रही है, तो ये क्या हो गया? डिक्रीज कंसंट्रेशन और डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी। ये दोनों कंडीशन किस में देखने को मिलेगी? यूरिन के अंदर। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलैरिटी दोनों डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर कम हो जाती है। और ब्लड की अगर बात करें तो इसमें अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर फ्लूइड जो पहले एडीएच
एक्स्ट्रा फ्लूइड डाल रहा था वो नहीं डाल पाता, इसकी वजह से ब्लड गाढ़ा होने लगता है। और जैसे ही गाढ़ा, जैसे हमने बात करी थी कि कोई भी सॉल्यूशन गाढ़ा होता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने लग जाती है। तो ये क्या होगा, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी। आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, जितना सॉल्यूशन गाढ़ा होगा उसकी ऑस्मोलैरिटी और ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी तक आपको इतना समझ में आ गया। नॉर्मली आपने एडीएच का काम देखा, क्या काम था कि एक्स्ट्रा वाटर था, यूरिन से ब्लड में डाल रहा था, इतना काम था। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हुआ, एडीएच की कमी हो गई, एक्स्ट्रा वाटर यूरिन से ब्लड में नहीं जा पा रहा, इसलिए यूरिन से ज़्यादा वाटर का लॉस हो रहा है, और यूरिन जो पहले गाढ़ा हो रहा था अब क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। इतना भी आपको समझ में आ गया। अब हमने बात करी कि जितना सॉल्यूशन गाढ़ा होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होती है, लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं कि यूरिन डाइल्यूट हो गया क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस है, तो इसकी कंसंट्रेशन और ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में अगर यूरिन में से क्वेश्चन आता है कि यूरिन के में क्या डिफरेंस आएगा, तो ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसका गाढ़ापन कम हो गया, डाइल्यूट हो गया है। अगर ब्लड की बात करें कि डायबिटीज इंसिपिडस में ब्लड में क्या होता है, क्योंकि अब जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो आ रहा था, एडीएच जो भेज रहा था ब्लड के अंदर वो नहीं भेज पा रहा है, तो ब्लड अब गाढ़ा हो गया, थिक हो गया। तो जितना थिकनेस बढ़ेगी, गाढ़ापन बढ़ेगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन की बढ़ती है। तो डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर एडीएच की कमी है, तो अब क्या होगा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात करें हम डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्वेश्चन आए, अगर मान लीजिए कि डायबिटीज इंसिपिडस के आपके एमसीक्यू आता है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलता है डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, तो कम होगी, ज़्यादा होगी। अब आपको समझ में आ गया कि डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों कम हो जाती है। अगर क्वेश्चन आया कि डायबिटीज के अंदर, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर ये इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि गाढ़ापन कम हो जाएगा। इतना नॉर्मल आपको समझ में आ गया। अब हमारा एमसीक्यू क्या था कि जब पेशेंट आया तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 थी। तब आप ये नॉर्मल तभी पता लगा पाओगे जब आपको नॉर्मल पता है। तो अब आपको देख के पता लग रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, और यही हमने यहाँ पे बात करी है कि जब डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है पेशेंट को, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है। और यही हमारा पेशेंट शो कर रहा है कि पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि 1.016 से चालू होती है, लेकिन यहाँ पे कम हो रही है क्योंकि हमने यही बात किया कि डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है, और यही पेशेंट शो कर रहा है। अब पेशेंट को हम वेसोप्रेसिन देंगे, अब हमें कौन सी फाइंडिंग से पता लगेगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही हमने एडीएच हम स्टार्ट करेंगे, वेसोप्रेसिन हम थेरेपी देंगे, तो अब वेसोप्रेसिन क्या करेगा, अपना नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट कर देगा, H2O को वापस से ब्लड के अंदर डालने लग जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस ट्रीट होने लग जाएगा। यानी कि जो अब डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज थी पेशेंट के अंदर, वो क्या होने लगेगी, अब धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी। और इससे हमें क्या पता लग रहा है कि पेशेंट ठीक हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, पेशेंट को जैसे ही हम एडीएस थेरेपी या वेसोप्रेसिन थेरेपी स्टार्ट करेंगे, जो पेशेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 1.010 कम थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही एडीएच थेरेपी स्टार्ट करेंगे, एडीएच क्या करेगा, यूरिन को वापस से गाढ़ा करना स्टार्ट कर देगा। और हमने बात करी थी जैसे ही कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी फ्लूइड गाढ़ा होता है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होने लग जाती है जैसे हम एडीएच स्टार्ट करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। ये देखो नॉर्मल रेंज के अंदर आ गई यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन क्या है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीजिंग। तो अगर ये हो रहा है तो हमारा ट्रीटमेंट क्या है, इनइफेक्टिव है। अब आपको पता चल गया होगा क्योंकि एडीएस दे रहे हैं फिर भी अगर उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है तो हमारा ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव है। ब्लड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजिंग होनी चाहिए, क्या ये सही है, नहीं बिल्कुल गलत है। क्योंकि एडीएस देने पे अगर एडीएस क्या करता है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता है या डिक्रीज करता है, डिक्रीज करने का काम करता है, क्योंकि डाइल्यूट करता है। यूरिन ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज, क्या डिक्रीज हो रही है, नहीं गलत है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलैरिटी दोनों ही इंक्रीज होती है एडीएस थेरेपी में। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, करेक्ट आंसर होगा हमारे यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होंगी। बेसिक सिर्फ इतना आपको याद रखना कि जितना सॉल्यूशन गाढ़ा होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। और एडीएच यूरिन की ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी को इंक्रीज करने का काम करता है। आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको इसको समझ में आया होगा। इसके आप नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो आपको इजीली इसको समझ पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेशेंट इज ट्रांसफर्ड to post op ward after parathyroidectomy. During assessment of BPO patient showing carpopellular spasm while BP cuff inflation. This finding suggests that patient showing option A
पॉजिटिव चौस्टिक साइन, ऑप्शन सी नेगेटिव ट्राउजियस साइन, ऑप्शन सी नेगेटिव चौस्टिक साइन, ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट है वो पोस्ट ऑफ वार्ड के अंदर आया है। इस प्रोसीजर के बाद में पैराथायरॉयडेक्टमी यानी कि उसकी पैराथायरॉयड ग्लैंड निकाल दी गई है। अब असेस जैसे उसका बीपी असेस करने के लिए हम बीपी कप उस पर लगाते हैं पेशेंट पे, तो उसका कार्पोपेडुलर स्पाज्म यानी कि उसके जो कार्पोपेडुलर मसल्स है उसमें स्पाज्म देखने को मिलता है। उसका इनवर्ड मूवमेंट होता है हैंड का, कुछ इस तरीके से उसका जो हैंड है उसका इस तरीके से इनवर्ड मूवमेंट होने लगता है अंदर की तरफ, यहाँ पे बीपी कप लगाने के बाद में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। तो चलिए ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। आपने दो चीज़ें पढ़ी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या काम करता है आपका, पैराथायरॉयड हार्मोन का नॉर्मल काम है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। एक और हार्मोन है थायरॉयड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन, ये काम करता है अपोजिट काम करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। तो पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड निकाल दी गई है तो उसके जो द्वारा जो सीक्रेट किया जा रहा था पैराथायरॉयड हार्मोन वो सीक्रेट नहीं हो रहा है। तो जो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा था अब क्या होगा, डिक्रीज। तो ब्लड का कैल्शियम लेवल अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। तो ब्लड कैल्शियम लेवल के डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हमें दो कैरेक्टरिस्टिक साइन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका चौस्टिक साइन, एक होता है चौस्टिक एंड नेक्स्ट ट्राउजियस साइन। ये दो साइन हमें हाइपोकैल्सीमिया के अंदर देखने को मिलते हैं और दोनों ये कौन से होने चाहिए, पॉजिटिव साइन। अब इनका मतलब क्या है, चौस्टिक साइन का मतलब होता है क्योंकि पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कमी है, हाइपोकैल्सीमिया, इसकी वजह से अगर हम फेशियल टेपिंग करेंगे, फेस के ऊपर उसके फिंगर से टेपिंग करेंगे, फेशियल टेपिंग पे उसके जो फेशियल मसल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। और इस साइन को बोलते हैं पॉजिटिव चौस्टिक साइन। तो ट्राउजियस साइन बोलते हैं कि बीपी कप जैसे पेशेंट के अंदर लगाएंगे तो वहाँ पे कार्पोपेडुलर स्पाज्म में देखने को मिलता है। ये इसमें से 4-5 एमसीक्यू बनते हैं आपके चौस्टिक साइन पे से डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, ट्राउजियस पे आता है, हाइपोकैल्सीमिया में आता है, पैराथायरॉयडेक्टमी पे आता है। तो कार्पोपेडुलर स्पाज्म इसमें देखने को मिलता है हाइपोकैल्सीमिया के अंदर। तो हाइपोकैल्सीमिया के दो कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल से कैल्शियम का कम हो जाना। तो इस कंडीशन के दो साइन देखने को मिलते हैं, एक होता है चौस्टिक साइन यानी कि फेशियल टेपिंग पे फेशियल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। ट्राउजियस साइन का होता है कार्पोपेडुलर स्पाज्म यानी कि बीपी कप जैसे पेशेंट को लगाएंगे, जो हमारा पेशेंट यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसकी कार्पोपेडुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये तो ट्राउजियस साइन होना चाहिए हमारा आंसर, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव लिख रखा है मैंने, नेगेटिव थोड़ी है, ये तो पॉजिटिव है। तो इसलिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो हमारा आंसर पॉजिटिव ट्राउजियस साइन होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। ऑप्शन है पॉजिटिव चौस्टिक साइन, ये तो फेशियल टेपिंग का है, तो ये तो गलत है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे बीपी कप इन्फ्लेशन की वजह से कार्पोपेडुलर स्पाज्म देखने को मिल रहा है, तो चौस्टिक साइन नहीं होगा। नेगेटिव ट्राउजियस साइन भी नहीं होगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव जो हमें पेशेंट शो कर रहा है ये पॉजिटिव ट्राउजियस साइन है, तो नेगेटिव ट्राउजियस साइन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें नेगेटिव चौस्टिक साइन, ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया के अंदर तो पॉजिटिव चौस्टिक साइन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया। तो ये यूनिक कंडीशन है हाइपोकैल्सीमिया, तो दोनों ही चीज़ इसके अंदर आ जाती है, चौस्टिक साइन और ट्राउजियस साइन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हाइपोकैल्सीमिया। अब जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है वो जल्दबाजी में क्या करेंगे, जैसे चौस्टिक और ट्राउजियस देखेंगे वो ट्राउजियस पे टिक करके आ जाएंगे कि हाँ ट्राउजियस साइन होता है। ट्राउजियस साइन इसको बोलते हैं, ट्राउजियस साइन बोलते हैं कि जब बीपी कप का इन्फ्लेशन करते हैं हाइपोकैल्सीमिया की वजह से तो कार्पोपेडुलर स्पाज्म देखने को मिलता है, लेकिन वो कौन सा होता है, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ट्राउजियस साइन। यहाँ पे क्या लिख रखा मैंने, नेगेटिव। तो आपको जल्दबाजी में इसे नहीं करके आना है, ये नेगेटिव ट्राउजियस साइन है तो मतलब ये एब्सेंट है एक तरीके से, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा हाइपोकैल्सीमिया। तो ये कंडीशन कौन सी है, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर साइन में से क्वेश्चन आता है तो ये एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन बनता है ये ट्राउजियस साइन पे बनता है, लेकिन मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव डाला है ताकि आपको अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से आपको जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन है ये ट्राउजियस साइन का, ये जो शो कर रहा है पेशेंट ट्राउजियस साइन है, पॉजिटिव ट्राउजियस साइन। ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज फॉल्स रिगार्डिंग सर्फेक्टेंट्स? ऑप्शन ए, produced by type 2 alveolar cells. Option B, increase the surface tension of alveoli. Option C, LS ratio is 2:1 at 34 week. Option D, LS ratio is 1:1 at 28 weeks. And the correct answer is option B, increase the surface tension of alveoli. तो हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है कि जो सर्फेक्टेंट्स है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है या रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बाकी जो तीन स्टेटमेंट है, सर्फेक्टेंट में क्या होता है, सर्फेक्टेंट जो होता है लंग्स के द्वारा स्पेशल टाइप के जो केमिकल्स या जो सब्सटेंसेस सिक्रेट किए जाते हैं उसको बोलते हैं सर्फेक्टेंट। ये दो होते हैं, एक होता है आपका लेसिथिन और दूसरा होता है स्पिंगोमाइलिन। ये दो सर्फेक्टेंट होते हैं जो लंग्स की सेल्स के द्वारा सिक्रेट होते हैं। इनका काम क्या है, इनका बेसिकली काम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बचाने का काम करते हैं। जो हमारी एल्वेलाई है, एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं, प्रिवेंट एल्वेलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी कि जो हमारी एल्वेलाई है उसको कोलैप्स होने से बचाने का काम करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्यों है, क्योंकि ये डिक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन को, ना कि इंक्रीज। ये क्या करते हैं, एल्वेलाइज की सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, सर्फेक्टेंट का काम है एल्वेलाई की सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना, ना कि इंक्रीज करना। तो इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंक्रीज नहीं करता है सर्फेक्टेंट, ये क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है, डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ एल्वेलाई। बाकी तीनों स्टेटमेंट सर्फेक्टेंट के बारे में सही है। बार बार एमसीक्यू पूछा गया कि सर्फेक्टेंट का सिक्रेशन कौन सी टाइप की सेल से होता है, तो वो हो गया आपका टाइप 2 एल्वेलार सेल्स। इनको बोलते हैं हम टाइप 2 न्यूमोसाइट्स या सेप्टल सेल भी इसी का दूसरा नाम होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि सर्फेक्टेंट का सिक्रेशन लंग्स की इसी सेल्स के द्वारा होता है। थर्ड हम बात करते हैं कि लेसिथिन का जो रेशो है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं कि लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का प्रोडक्शन कौन से वीक पे होता है। ये होता है आपका 24 वीक्स पे जो सर्फेक्टेंट उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। 28 वीक पे जो एलएस रेशो है वो होता है आपका 1:1। और अगर 34 वीक के बारे में बात करें, 34 वीक पे आपका एलएस रेशो हो जाता है 2:1। ये तीनों ही चीज़ें रेशो वाइज, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 24 वीक पे स्टार्ट होता है प्रोडक्शन, 28 वीक पे दोनों का रेशो 1:1 हो जाता है, 34 वीक पे 2:1 हो जाता है। ये नॉर्मल रेशो हो जाता है 34 वीक्स पे प्रेगनेंसी में। ये चीज़ें याद रखनी है। और जो इसका काम में से भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो सर्फेक्टेंट का जो नॉर्मल फंक्शन क्या है, डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ एल्वेलाई। यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ, तो ये सरफेस टेंशन को इंक्रीज नहीं करता, ये डिक्रीज करने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूबॉर्न। ऑप्शन ए, नॉर्मल वेट रेंजेस बिटवीन 2.5 to 3.9 kgs. ऑप्शन बी, पल्स रेट 120 to 160 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन सी, टेम्परेचर 37.5 to 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी, रेस्पिरेशन रेट 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टेम्परेचर 37.5 to 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको, अगर आपको नॉर्मल पैरामीटर नहीं पता तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि आपको सारी फाइंडिंग एक जैसी लगती है। तो हम 1 बाय 1 हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो नॉर्मल वेट है वो, ये फाइंडिंग भी सही है। 2.5 to 3.9 नॉर्मल न्यूबॉर्न का वेट होता है इंडिया के अंदर, इसको नॉर्मल वेट के अंदर कंसिडर किया जाता है। वैसे अगर हम हाइट की बात करें, हाइट होती है न्यूबॉर्न की 45 to 55 सेंटीमीटर। और हेड सरकमफ्रेंस की बात करें तो वो होता है 33 to 35 सेंटीमीटर। उसके बाद में चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है 31 to 33 सेंटीमीटर नॉर्मल। और मिड आर्म सरकमफ्रेंस होता है 11 to 12 सेंटीमीटर। ये कुछ पैरामीटर है जो बाय बर्थ न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल पैरामीटर है। पल्स रेट की बात करें तो 120 to 160 बीट्स पर मिनट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट, कितनी पल्स रेट होती है न्यूबॉर्न के अंदर, तो ये नॉर्मल है। जैसे नॉर्मल एडल्ट के अंदर 32 होती है, 80 तक हम उसको नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन जो न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर पल्स रेट ज़्यादा होती है 120 to 160 बीट पर मिनट। टेम्परेचर जो होता है ये होता है 36.5 to 37.5, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 37.5 to 38.5 बताया गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर है, ये फीवर की कंडीशन में होता है। लेकिन जो न्यूबॉर्न है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37.5 to 37
36.5 टू 37.5। जो रेस्पिरेशन रेट है वो 30 टू 60 बीट्स पर मिनट है। तो आपको नॉर्मल पैरामीटर याद रखने हैं ताकि कोई भी अब नॉर्मल पैरामीटर ऑप्शन के अंदर डाले तो आपको याद रहे। और बीपी की अगर हम बात करें तो आपका अगर सिस्टोलिक बात करें न्यूबॉर्न के अंदर ये होता है आपका 60 टू 80 mm ऑफ Hg। और डायस्टोलिक की बात करें तो होता है 40 टू 60 mm ऑफ Hg। तो ये कुछ नॉर्मल पैरामीटर न्यूबॉर्न के बारे में एक क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है पल्स रेट पे बनता है कि कितनी नॉर्मल पल्स रेट होती है, तो ये होती है आपकी 160 बीट पर मिनट। तो ये कुछ नॉर्मल पैरामीटर थे। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।